माधव परू नाम के गांव में हरिया अपनी पत्नी साधना के साथ रहा करता था। हरिया की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम कविता था। कविता जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बुद्धिमान भी। वो पढ़ाई में हमेशा ही टॉप करती और अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती। हरिया वैसे तो बहुत गरीब था, परंतु घर से बचा बचा कर वो अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। हरिया एक कंपनी में वेल्डिंग का काम किया करता था। आज उसे उसके मालिक ने खुश होकर कुछ पैसे ज्यादा दे दिए थे। हरिया अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मालिक ने मुझे 1000 रुपए ज्यादा दिए हैं, इसे तू अपने उसी बक्से में रख दे जिस बक्से में हम अपनी बिटिया के लिए शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आप क्यों इतना परेशान होते हैं? हम उसकी शादी किसी अमीर घर में नहीं बल्कि अपनी ही तरह किसी साधारण परिवार में करेंगे। तू देखना साधना, मैं किसी बहुत अच्छे परिवार में उसकी शादी करूंगा। तभी वहाँ कविता आ जाती है और ये सब सुनकर कहती है, शादी? किसकी शादी? पिताजी, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ बिटिया, तुझे कौन भेज रहा है? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मैं अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा। नौकरी करेगी मेरी बिटिया, नौकरी। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर रहा था और कविता का कॉलेज शुरू हो गया था। कविता एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी, मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं सोच रही थी कि शहर में जाकर किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लूं। हाँ बिटिया, तू शहर जाकर जॉब जरूर करना, लेकिन अपने ससुराल से। क्या? मैं समझी नहीं। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा, वो मेरा दोस्त है ना मुकुंद, जो शहर में रहता है, उसके भाई का बेटा सागर। उन्होंने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। बड़ा अच्छा लड़का है, इंजीनियरिंग कर रहा है और परिवार में भी ज्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ भाई भाभी ही हैं। और फिर एक हफ्ते बाद ही लड़के वाले कविता को देखने के लिए आए। कविता देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। लड़के ने तुरंत ही शादी की हाँ कर दी और सागर की भाभी ने कहा, भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन बात ये है कि सागर के माता पिता तो है नहीं। इनके बड़े भैया ने ही इन्हें पढ़ाया लिखाया है और इंजीनियरिंग करवाई है। अब इनकी नौकरी लगने के लिए कम से कम 4 लाख की जरूरत है और हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप यहाँ से 4 लाख दे देते तो वो अपनी नौकरी के लिए दे देते। आखिर आपकी भी तो बिटिया ऐश करेगी। बहन जी, 4 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम भला हम कहाँ से देंगे? अब आप लोग सोच समझ लीजिए। शहर में तो उनके एक दोस्त की बेटी है और वो तो हमें 4 लाख के साथ साथ पूरा दहेज भी देने को तैयार है। आप चिंता मत कीजिए, आपको ये 4 लाख रुपए हम जरूर देंगे। तो फिर ठीक है भाई साहब, हम अगले हफ्ते ही मुहूर्त निकाल लेते हैं और महीने के आखिर में शादी कर लेते हैं। ऐसा कहकर सागर और उसकी भाभी विद्या वहाँ से चली जाती है। तभी कविता कहती है, पिताजी, देखा आपने, उसकी भाभी पैसे मांग रही थी, लेकिन उस लड़के ने एक बार भी मना नहीं किया। पिताजी, मुझे तो ये लोग लालची लगते हैं। अरे नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। बताया तो था कि उसके माता पिता नहीं हैं और बड़े भैया ने ही उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है। इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है। साधना, जरा बक्से में देखकर बताना तो कि कितने पैसे जमा हुए हैं। साधना अंदर जाती है और सारे पैसे गिनकर बाहर लाती है और कहती है, अजी, ये तो 2 लाख ही जमा हुए हैं। अभी तो बाकी के पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? तू चिंता मत कर भाग्यवान, मैं इंतजाम कर लूँगा। और इसी तरह दिन बीत रहे थे। शादी का समय पास आ रहा था। एक दिन हरिया अपने सेठ जी से बोला, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है तो मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे। आप मेरी पगार से काट लेना। हरिया, तुम्हें इतना बड़ा कर्जा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम लेना चाहते हो तो ठीक है, शाम को पैसे लेते हुए जाना। हरिया ने सेठ जी से 1 लाख ले ली और शादी की सारी तैयारियां कर ली। अब वो दिन भी आ गया जिसका हरिया को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कविता और सागर की शादी हो जाती है। तब हरिया सागर के पास जाता है और बोलता है, सागर बेटा, ये लो 3 लाख रुपए। बाकी के 1 लाख मैं शादी के कुछ दिनों बाद दे दूंगा। लेकिन पिताजी, पैसे तो पूरे एक साथ देने की बात हुई थी। बेटा, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे दे दूंगा। ठीक है पिताजी, जितनी जल्दी हो सके आप पैसे दे दीजिएगा।
और इस तरह कविता विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। वहाँ कुछ दिन तो सब ठीक रहता है। उसके बाद सागर और उसकी बड़ी भाभी ने कविता को परेशान करना शुरू कर दिया। अरे कविता, तुम्हारे पिताजी को शर्म आनी चाहिए। अपना किया हुआ वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तुम्हारे पिताजी तो बड़े ही चालाक निकले। बड़ी भाभी, आपको मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी सागर वहाँ आ जाता है और वो ये सारी बातें सुनकर कहता है, कविता, मेरी भाभी से धीमी आवाज में बात करो। और क्या गलत कह रही हैं वो? आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक तो मेरे पिताजी से आपने दहेज मांगा और ऊपर से ऐसी बातें करते हैं। तुम्हें जितनी बकवास करनी है करो, मगर अपने पिताजी से अगले 15 दिनों में बाकी के पैसे ले आना, वरना अपने घर चले जाना। सागर ऐसा कहकर चला गया और बेचारी कविता रोती है। कविता ने कुछ सोचकर फोन उठाया और हरिया को फोन लगाया। पिताजी, कैसे हैं आप? बेटा, मैं तो अच्छा हूँ। तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही थी। और तू बता, अच्छा लग रहा है ना वहाँ? पिताजी, मैं ये कह रही थी कि अब आप इन लोगों को एक भी रुपए नहीं देंगे। क्यों बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या हो गया तुझे, मुझे बता। कुछ नहीं हुआ पिताजी, लेकिन आप इन लोगों को अब कोई भी पैसे नहीं देंगे। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया। हरिया बहुत घबराया और अपनी पत्नी से बोला, साधना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी कविता खुश नहीं है। चल जरा उसके ससुराल होकर आते हैं। हरिया और उसकी पत्नी कविता के ससुराल पहुंचते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद सागर ने उनसे कहा, पिताजी, आप 1 लाख रुपए लाए हैं ना? बेटा, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं पैसे पहुंचा दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे अपने सीनियर को पैसा देना है। आप 15 दिनों के अंदर ही मुझे पैसे दे दीजिए। इतना कहकर सागर वहाँ से चला जाता है। कविता को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने माता पिता की इज्जत की वजह से चुप रह जाती। उधर हरिया अपने घर आता है और पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। अब हरिया ने पैसों के लिए अपना घर गिरवी रखने की बात सोच ली थी। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हम घर गिरवी रख देंगे तो हम पैसा कहाँ से चुकाएंगे? हम तो बेघर हो जाएंगे ना। वो सब बात की बात है, लेकिन अभी मुझे अपनी बेटी को पैसे देने ही होंगे। हरिया इतना कहकर चला जाता है, लेकिन साधना को ये बात अच्छी नहीं लगती। साधना फोन करके कविता को सारी बात बता देती है। कविता सागर से कहती है, सागर जी, मेरे पिताजी ने आपको पैसे देने के लिए अपना घर गिरवी रखने का सोचा है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पैसों के लिए मना कर दें। तुम जानती हो कविता कि मुझे अपनी नौकरी के लिए वो पैसे देना है, मैं मना नहीं कर सकता। अगर आप मना नहीं कर सकते तो मैं भी ऐसे लालची इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ और हाँ, मैं अपने पिताजी को कोई पैसे नहीं देने दूंगी। कविता गुस्सा होकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, वो लोग बहुत लालची हैं। उन्हें सिर्फ अपने भले की पड़ी रहती है। पिताजी, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी और ना ही आपको ये घर गिरवी रखने दूंगी। कविता अपने ससुराल वापस नहीं जाती। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कविता अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई भी किया था। वहाँ से मुझे कॉल लेटर आया है। ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे। कविता शहर चली जाती है और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगती है। कविता का कलीग विकास उसका बहुत ध्यान रखता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ सागर को यह एहसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन सागर अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मुझे लगता है कि हमने कविता के साथ गलत किया है। मुझे उसे वापस लाना चाहिए। हाँ सागर, लेकिन तुम्हें उसे लाने के लिए गाँव जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि वो यहीं शहर में नौकरी कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही उससे मिलने जाता हूँ। सागर कविता को ढूंढते हुए उसकी कंपनी में पहुँच जाता है। कविता उस कंपनी से निकल ही रही होती है और सागर उससे कहता है, हाय कविता, कैसी हो तुम? कविता, मुझे माफ कर दो और अपने घर लौट चलो। कविता सागर को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आपके घर से आने के बाद अब मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी जल्दी में हूँ, कल आपसे बात करती हूँ। ऐसा कहकर कविता अपने घर चली जाती है। रात को कविता को विकास का फोन आता है और विकास कहता है, कविता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा।
और तुम्हारे अतीत के बारे में कभी कोई बात नहीं करूँगा। इसका जवाब मैं आपको कल देती हूँ। कविता सारी रात सोचती रही कि उसे दोनों में से किसको चुनना चाहिए। अगले दिन सुबह उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। बेटा कविता, हमको तुझ पर पूरा भरोसा है। तू जो फैसला करेगी हम तेरे साथ हैं। कविता ऑफिस आ जाती है और शाम को सागर उसके पास पहुंचता है और कहता है, कविता, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। और तभी वहाँ विकास भी आ जाता है। विकास को देखकर कविता कहती है, विकास, इनसे मिलो, ये मेरे पति हैं। ये मुझे वापस ले जाने आए हैं। और सागर, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। इन्होंने हमेशा ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो इन्होंने दोस्त बनकर जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दिया और आज ये भी मुझसे शादी करना चाहती हैं। कविता, तुम अपना फैसला लेने के लिए आजाद हो। तुम्हारा फैसला जो भी होगा वो मुझे मंजूर होगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर वो तुम्हारे पति के साथ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा ही रहोगी। सागर और विकास दोनों ही कविता के फैसले को सुनने के लिए बहुत बेचैन थे। तभी कविता ने कहा, सागर, जब मैं तुम्हारे पास थी तो तुमने मेरी कोई कदर नहीं की, लेकिन विकास ने मुझे हमेशा ही मेरी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलवाया। आज जो भी फैसला मैं लूंगी वो मेरी जैसी और लड़कियों के लिए भी सबक होगा। और अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो इसका मतलब ये होगा कि अतीत चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन अपने पति के पास वापस लौट जाना ही धर्म है। और मैं ऐसा नहीं समझाना चाहती किसी को। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। मैं अपने थ्रू उन सारी लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ जो हर हाल में अपने जीवन को एक ऐसे आदमी के साथ बिता देना चाहती हैं जिन्हें उनकी कोई कदर नहीं होती। मैं विकास से शादी करूंगी। मैं तलाक के पेपर तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। और हाँ, मेरे पिताजी के दिए हुए पैसे वापस करना मत भूलना। चलो विकास। सागर वहाँ खड़ा विकास और कविता को जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है, सच ही तो कहती है कविता। जब कविता मेरे साथ थी तो मुझे उसकी कोई कदर नहीं थी और जब मुझे उसकी कदर हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे जैसे पैसों के लालची आदमी के साथ यही होना चाहिए था। मुझे कविता से शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। विकास बहुत खुश था कि कविता उसके साथ है और कविता भी बहुत खुश थी कि उसे एक ऐसे इंसान का साथ मिला जिसके साथ वो जीवन भर अपने सुख और दुख दोनों बांट सकती थी। घर जाकर सभी का आशीर्वाद लेकर कविता और विकास ने शादी कर ली और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।